हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकॉन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारी उसकी 2 क्लासें हो गई थी। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था? हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ लिया था, उसकी नस्ट इक्वेशन लिख ली थी। उसके अलावा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और नस्ट इक्वेशन की 2 एप्लीकेशन, एक तो गिब्स फ्री एनर्जी और दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करते हैं कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स वाला पोर्शन पढ़ना शुरू करते हैं। तो अगर कंडक्टर्स की बात की जाए, जैसे मेटालिक कंडक्टर होता है और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो कंडक्टर्स की बात की जाए जिनमें क्या हो, फ्लो ऑफ करंट, दोज मटेरियल इन विच, जिनमें क्या हो, फ्लो ऑफ करंट टेक प्लेस, इन विच फ्लो ऑफ करंट टेक प्लेस। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? फ्लो ऑफ करंट को ही क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस हो जाएगा फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। अब हमारे कंडक्टर्स 2 तरह के हो सकते हैं। अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, अगर बात की जाए कंडक्टर्स की, तो हमारे केमिस्ट्री में जो कंडक्टर्स है वो 2 तरीके के हैं। एक मेटालिक कंडक्टर और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अगर मेटालिक कंडक्टर की बात की जाए तो मेटालिक कंडक्टर क्या होंगे? जिनमें कंडक्टेंस किसकी वजह से होगी? कंडक्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कंडक्टेंस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो 2 तरीके से हो सकता है। अगर मेटालिक कंडक्टर होंगे तो वहां पे कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होंगी? इलेक्ट्रॉन की वजह से, ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए? फ्री। उसके बाद है, अगर बात की जाए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की, तो वहां पे कंडक्टेंस किनकी वजह से होती है? कंडक्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। जहां कंडक्टेंस किसकी वजह से हो? आयंस की वजह से। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टेंस हो रही है तो यहाँ क्या होगा? नो मैटर ट्रांसफर टेक प्लेस। तो यहाँ हम लिख देंगे नो मैटर ट्रांसफर, नो मैटर ट्रांसफर। और वहां क्या आ जाएगा? मैटर ट्रांसफर टेक प्लेस। अगर बात की जाए मेटालिक कंडक्टर की, अगर मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा तो नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, नो केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। इनमें क्या हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। उसके बाद अगर आगे बात की जाए, आगे हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पे टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी किया जाए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में एक पॉइंट और ऐड कर लेना। यहाँ क्या आएगा? फैराडे लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। आगे हम देखेंगे कि फैराडे लॉ क्या होता है। फैराडे लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। और उस तरफ हम लिख देंगे फैराडे लॉ इज एप्लीकेबल। अब हमें क्या स्टडी करना है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के इफेक्ट को क्या करना है? स्टडी करना है। किस पे? एक तो मेटालिक कंडक्टर पे और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। बात की जाए मेटालिक, एंड यहाँ हमने लेना है इलेक्ट्रोलिटिक। अगर मेटालिक कंडक्टर की बात की जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस
क्या हो जाएगा, इंक्रीज, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस क्या कर जाएगी, डिक्रीज, कंडक्टेंस डिक्रीज। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेटालिक कंडक्टर के केस में कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये आपसे एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर। और बात की जाए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, और कंडक्टेंस क्या कर जाएगी, इंक्रीज, कंडक्टेंस विल इंक्रीज। कंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, टेम्परेचर के, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो ये हमने किसकी बात कर ली, मेटालिक कंडक्टर की और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की। आगे हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज क्यों हुआ, वो सब देखेंगे। अब शुरुआत करते हैं ओम्स लॉ से। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ओम्स लॉ कि जो वोल्टेज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, करंट के। वोल्टेज सप्लाइड थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to किसके होती है, करंट के। तो अगर बात की जाए वोल्टेज, वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई, आई के। और डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आर क्या है यहाँ, वी हमारा है वोल्टेज, आई हमारा है करंट, और आर हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस। तो ये हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ। आगे बात करते हैं, V इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, R विल बी इक्वल टू V बाई आई। अब V की क्या यूनिट होती है, अगर यूनिट पूछ ली जाए, एक मार्क्स में क्या पूछी जा सकती है आपसे, यूनिट पूछ। वोल्टेज को वोल्ट और I को किस में मेजर किया जाता है, करंट को एम्पियर में, वोल्ट पर एम्पियर। तो जो R है रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट किस में आ जाएगी, ओम्स में। इसकी SI यूनिट क्या होती है, ओम। SI यूनिट क्या आ गई, ओम, जो क्या होती है, साइमन इनवर्स। ये हमारी क्या आ गई, ओम। किसकी यूनिट है ये, रेजिस्टेंस की। आगे बात की जाती है, आगे हम देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है पहले। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, दी ऑब्स्टेकल्स इन फ्लो ऑफ करंट, दी ऑब्स्टेकल्स obtained in flow of current, उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो जो ऑब्स्टेकल आ रही है करंट के फ्लो में, ऑब्स्टेकल का मतलब क्या है, बाधा। करंट के फ्लो होने में जो बाधा उत्पन्न हो रही है उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रिप्रेजेंट किसे से किया जाता है, इसको, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस साइन से, इसे क्या बोलते हैं, ओम। तो ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस। आगे बात करते हैं कि किसी भी मटेरियल वायर है, वायर होगी, उसका रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा। यानी कि अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रो से। अगर हमारे पास कोई मेटालिक वायर है, अगर ये वायर है तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ रही होगी, उसे मान लेते हैं एल, और इसका कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। तो इस जो मेटालिक वायर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ के, लेंथ ऑफ वायर डिवाइड बाय में क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। लेंथ पर यूनिट एरिया, अगर आर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाए तो कांस्टेंट आ जाता है रो इनटू में लेंथ पर यूनिट एरिया। अब जो ये रो आया इसी को क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी। इसे बोला जाता है रेजिस्टिविटी। इसको ये हो गया लेंथ और ये हो गया एरिया। या फिर रेजिस्टिविटी को और क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। अगर डेफिनेशन की बात की जाए, अगर मैं लेंथ को कितना ले लूं, अगर ये मेटालिक वायर है, इस वायर की लेंथ को 1 सेंटीमीटर ले लिया जाए और एरिया को क्या ले लिया जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास जो लेंथ पर यूनिट एरिया वो भी कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर वॉल्यूम की बात की जाए, लेंथ इंटू एरिया हमारा क्या होता है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी किसी मेटालिक वायर की वॉल्यूम जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगी, तो उस केस में जो हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर if the volume of metallic wire will be taken as unity। उसे क्या ले लिया जाए, 1 as unity। अगर उसे 1 ले लिया जाए, अगर लेंथ 1 हो, एरिया भी कितना हो, 1 1/1 कितना हो गया, 1। रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, रेजिस्टिविटी के। उसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। तो इस तरीके से हम किसकी डेफिनेशन बता सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की। क्या बता सकते हैं, ये इसके इक्वल होगा, कब होगा, जब लेंथ और एरिया कितना हो जाए, 1 हो जाए। अब देखते हैं इसकी यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, अगर यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की बात की जाए तो वो क्या होगी, जैसे हमने पढ़ा R इक्वल रो L/A। अब रो क्या था, रेजिस्टिविटी, हमें क्या करना है, इसका यूनिट निकालना है, तो R इंटू में A/L, ये क्या आ गई, रेजिस्टिविटी। तो R की यूनिट हम पढ़ चुके हैं, R की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया को किस में मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में। लेंथ को किस में मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर में। किसके इक्वल आ गया, रो के। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल आउट, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई, ओम इंटू सेंटीमीटर। ये किसकी यूनिट आ गई, रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आई, ओम सेंटीमीटर। और ओम को क्या लिख सकते हैं, साइमन इनवर्स इंटू में सेंटीमीटर। ये हो गया रेजिस्टिविटी की यूनिट। उसके बाद अगली जो टर्म है, अगली टर्म की बात की जाए, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कंडक्टिविटी। थर्ड टर्म कौन सी है, रेजिस्टेंस पढ़ लिया और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ये पढ़ चुके हैं। तीसरी टर्म है कंडक्टिविटी। उससे पहले एक टर्म रह गई जिसका नाम है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेल कांस्टेंट के से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जी स्टार से, या फिर जी खाली जी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर सेल कांस्टेंट की बात की जाए तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट को यहाँ लिख लो, जी स्टार। अगर सेल कांस्टेंट क्या होता है, लेंथ पर यूनिट एरिया ही क्या होता है, सेल कांस्टेंट, लेंथ पर यूनिट एरिया। इसी को क्या बोला जाता है, सेल कांस्टेंट। अगर ये लेंथ पर यूनिट एरिया है, यानी कि लेंथ डिवाइड बाय में एरिया, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या आ गई, सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या आ गया, सेल कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमने किसकी बात कर ली, सेल कांस्टेंट की। अगली टर्म की बात करते हैं, हमारी अगली टर्म क्या है, हमारी अगली टर्म है, इसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। अगली टर्म है कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस।
किससे डिनोट किया जाता है इसको? इसको डिनोट किया जाता है कापा से, यानी कि के से। इसको क्या बोला जाता है? कापा। इसका नाम होता है कापा। क्या करना होता है? जैसे हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, अगर बात की जाए रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, आगे बात करेंगे रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? कंडक्टेंस के, यानी कि जी के। जी क्या है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जी से। हमने बात की थी पीछे कंडक्टेंस की। अगर बात की जाए कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जी से। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हुआ? कंडक्टेंस का। उसी तरीके से रेजिस्टिविटी किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी? कंडक्टिविटी का, यानी कि के का। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? कंडक्टेंस के। और रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? कंडक्टिविटी के, यानी कि कापा या फिर के। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हमने क्या देखा था? R इज इक्वल टू रो इंटू में L बाई ए। अगर इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ क्या कर दिया जाए? रेसिप्रोकल, तो 1/r हो जाएगा 1/रो इंटू में A/L। ठीक है, और 1/रो क्या होता है? यानी कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। हमारा क्या बन गया? कंडक्टिविटी। ये बन गया हमारा कंडक्टिविटी, यानी कि हमारा बन गया कापा। तो 1/r इज इक्वल टू कापा इंटू में A/L। यहाँ से कापा निकालेंगे तो 1L इस तरफ आ जाएगा, डिवाइड बाय में R इंटू में एरिया, वो क्या बन गया? कापा। और कापा को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। इसको क्या बोला जाएगा? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी हमारे पास क्या आ गई? अगर कंडक्टिविटी की बात की जाए, कंडक्टिविटी कापा किसके इक्वल आया? लेंथ बाय रेजिस्टेंस इंटू में एरिया। लेंथ को किस में मेजर किया जाता है? लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में, रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है ओम में, एरिया को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये बन गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम को क्या लिखते थे? साइमन। साइमन इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या लिख देंगे? साइमन। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमारी क्या आ गई? कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस किसका रेसिप्रोकल हुआ? कंडक्टेंस का। या फिर हम ये बोल सकते हैं कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल हुआ? रेजिस्टेंस का। उसी तरह से कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल हुई? रेजिस्टिविटी का। आगे देखते हैं, यहाँ हमारे पास क्या आ गई? कंडक्टिविटी। उसके बाद हमारी अगली टर्म है मोलर कंडक्टेंस। अगर मोलर कंडक्टेंस की बात की जाए तो मोलर कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा एम से। ये क्या होती है? कंडक्टेंस ऑफ, दिस इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट मोलर सॉल्यूशन। किसकी कंडक्टेंस होती है? यूनिट मोलर सॉल्यूशन की। इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट मोलर सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी यानी कापा डिवाइड बाय में मोलरिटी। एम क्या है यहाँ पे? मोलरिटी। एम क्या है? मोलरिटी। अगर बात की जाए लैम्डा एम विल बी इक्वल टू, कापा को किस में मेजर किया जाता है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। कापा को मेजर किया जाता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलरिटी को किस में मेजर करते हैं? मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स। तो लैम्डा एम यानी कि मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं इसे। तो ये क्या हो जाएगी? क्योंकि यूनिट वॉल्यूम की बात की गई है, या फिर यूनिट मोलर कंसंट्रेशन की, तो क्या बन गया? लैम्ड। इसे मोलर कंडक्टेंस भी बोला जाता सकता है और मोलर कंडक्टिविटी भी। तो के, हमारा के क्या आया था? पीछे हमारा आ गया था साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। हमारा आ गया था साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल डिवाइड बाय मोल लीटर इनवर्स।
ये आ गया था, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इनटू में लीटर डिवाइड बाय में मोल। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगर 1 लीटर, अगर यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर भी एक सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की, और लीटर भी किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। तो एक यूनिट बनानी पड़ेगी, और 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स 1 लीटर की जगह क्या पुट कर दिया, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय में मोल। तो ये बन गया मोल इनवर्स, इसको लिख दिया साइमन, और सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, और ये हो जाएगा 1000। तो लैम्डा एम को अगर बात की जाए क्या लिख दिया जाता है, कभी लैम्डा एम को ये भी लिखता है के इंटू में 1000 डिवाइड बाय में एम। तो अगर आपको मोलर कंडक्टेंस निकालने वाला क्वेश्चन आता है तो पहले कभी भी आप 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप कब करेंगे, जब आप कर लेंगे यूनिट में कन्वर्जन। यूनिट में कन्वर्जन करने के बाद ही क्या आएगा, आपका सही आंसर आएगा। मोल, इसे क्या और क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है मोल इनवर्स, साइमन को क्या लिखा जा सकता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू में 1000। तो ये किसकी यूनिट हो गई, ये यूनिट हो गई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, इसे बोला जाता है मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो आपका अगर न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल में क्या पूछ सकता है, वो मोलर कंडक्टेंस निकलवा सकता है। आपको क्या गिवन होगा, कंडक्टिविटी गिवन होगी, या फिर रेजिस्टेंस, या फिर लेंथ और एरिया गिवन हो सकता है। तो वहां से आप क्या निकाल लोगे, कंडक्टिविटी निकाल लोगे, और कंसंट्रेशन दी होगी तो वहां हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मोलर कंडक्टेंस, और उसकी ये क्या हो गई, यूनिट। नेक्स्ट टर्म की बात की जाए, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको लैम्डा ई क्यू। ये क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। डिफाइन कैसे करेंगे, कंडक्टेंस ऑफ इसकी कंडक्टेंस यूनिट नॉर्मल सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट नॉर्मल सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, अगर बात की जाए लैम्डा एम की, लैम्डा एम हमारा क्या था, के बाय एम, तो लैम्डा ई क्यू क्या हो जाएगा, के बाय एन। एन क्या है यहाँ पे, एन है हमारा नॉर्मेलिटी, और के हमारा वही कंडक्टिविटी। ठीक है, तो लैम्डा ई क्यू, मोलैरिटी हमने पता है कि क्या होती है, मोल पर लीटर। उसी प्रकार से नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, तो लैम्डा ई क्यू विल बी इक्वल टू, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या आई थी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, नॉर्मेलिटी को मेजर किया जाता है ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स इनटू में ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। तो इसी तरीके से इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइड बाय में ग्राम इक्विवेलेंट, और हमारा लीटर ऊपर जाएगा तो +1, और लीटर होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा इंटू में 1000 डिवाइड बाय में ग्राम इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। खाली इक्विवेलेंट इनवर्स भी लिखा हो सकता है, और ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स भी। तो इस तरीके से किसकी यूनिट हो गई, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, या किसकी यूनिट आ गई, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इस तरीके से हम किसकी यूनिट को निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। अब हमने देखा मोलर कंडक्टेंस में हमारी क्या टर्म आ रही थी, मोलर कंडक्टेंस में हमारे पास आ रहा था मोलैरिटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हमारे पास क्या आ रहा है, नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन होता है, अगर रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। अगर रिलेशन की बात की जाए तो वो क्या होगा,
नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होती है? नॉर्मेलिटी इक्वल होती है, नॉर्मेलिटी इक्वल मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर इज इक्वल इनटू में एन फैक्टर। ये क्या होती है? हमारी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन। उसी तरीके से अगर रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई की बात की जाए तो क्या आ जाएगा? लैम्डा एम बाय लैम्डा ई विल बी इक्वल टू एन फैक्टर, यानी कि लैम्डा एम विल बी इक्वल टू लैम्डा ई इनटू में एन फैक्टर। अब ये कैसे आया? अगर इसकी बात की जाए, लैम्डा एम क्या होता है? के बाय एम, और लैम्डा ई क्या होता है? के बाय एन। तो लैम्डा ई इज इक्वल टू एन की नॉर्मेलिटी की जगह हम क्या रख सकते हैं? मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर। अगर दोनों टर्म को डिवाइड कर दिया जाए तो लैम्डा एम बाय लैम्डा ई किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा एन फैक्टर के। इसके इक्वल आ जाएगा एन फैक्टर के। तो इसी यही है कि लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा ई इनटू में एन फैक्टर। यानी कि अगर हमें क्या निकालना हो? नॉर्मेलिटी निकालना हो, और हमें क्या दे रखी है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एन फैक्टर से। अब एन फैक्टर क्या होता है? किसी भी एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होगा? अगर एसिड है तो उसका एन फैक्टर क्या होगा? नंबर ऑफ एच प्लस आयन, नंबर ऑफ एच प्लस आयन डिसोसिएटेड। किसी बेस के लिए उसका एन फैक्टर क्या होगा? नंबर ऑफ ओ एच माइनस डिसोसिएटेड। वो क्या हो जाएगा? बेस का एन फैक्टर। हम किसकी बात कर रहे हैं? एन फैक्टर की। और किसी भी सोल्ट के लिए या इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हमारे क्या होंगे? इलेक्ट्रोलाइट ही होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, या फिर नंबर ऑफ चार्ज ऑन एनायन, नंबर ऑफ चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एन फैक्टर। और ये किसके बीच का रिलेशन हो गया? मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आगे बात की जाए, अगर आप जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल हमारे पास अगर इलेक्ट्रोलाइट है AlCl3, तो अगर ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा? Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। तो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है? 3 प्लस का। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? इसका एन फैक्टर हो गया 3। एन फैक्टर कितना आ गया? 3। और क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है? -1। तो इसके लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा? इसके लिए एन फैक्टर हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं? एन फैक्टर। तो ये हमने किसकी बात कर ली? एन फैक्टर की। उसके बाद हम बात करते हैं इस, इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम या फिर लैम्डा ई विद कंसंट्रेशन। कि कंसंट्रेशन के साथ हमारी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, वो देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इफ अगर कंसंट्रेशन को हम किस टर्म में लेते हैं? हम लेते हैं डाइल्यूशन की फॉर्म में। अगर बात की जाए डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन को स्टडी करना है, या फिर कंसंट्रेशन। अगर सबसे पहले बात की जाए कंडक्टेंस की, कंडक्टेंस सबसे पहले है हमारे पास कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम क्या करेंगे? किसी भी सॉल्यूशन को क्या कर देंगे? डाइल्यूट। अब डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि उसकी वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया? इंक्रीज। उसकी वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया? इंक्रीज। और उसकी कंसंट्रेशन को क्या कर दिया? डिक्रीज। अगर किसी भी सॉल्यूशन में हम वॉल्यूम को बढ़ा दे रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होगा? अगर ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, ये इसमें अगर 10 ml का सॉल्यूशन है ये, तो इसमें उस सॉल्यूशन के क्या रहे होंगे? मॉलिक्यूल। तो ये हमारा कोई सॉल्यूशन है, उसमें क्या है? मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जैसे ही हम इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज करने से मतलब है हम इस सॉल्यूशन में और ज्यादा वाटर ऐड कर सकते हैं, अगर ये वाटर का सॉल्यूशन है या फिर कोई एक्वस सॉल्यूशन है। तो जैसे ही हमने और ज्यादा एडिशन किया तो इसका क्या होगा? वॉल्यूम राइज करेगा। और जैसे ही इसका वॉल्यूम राइज करेगा तो जो ये मॉलिक्यूल है इनके बीच के डिस्टेंस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे।
इनके बीच के डिस्टेंस क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने से इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर गया, डिक्रीज। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वॉल्यूम बढ़ाने से हुआ क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो यह अब आसानी से चल पाएंगे, अगर आसानी से चल पाएंगे तो इनकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा। आसानी से चल पाने का मतलब क्या है कि इनकी स्पीड इंक्रीज हो गई। अगर आयंस की स्पीड इंक्रीज हो जा रही है तो उसकी वजह से कंडक्टेंस क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जैसे आप जाम में देखते हो, अगर जाम में फंसे हुए हैं तो वहां से गाड़ी निकालना क्या होता है, मुश्किल। इसका मतलब आपकी स्पीड क्या है उस केस में, स्लो। अगर जो हमारी सड़क है वो बिल्कुल क्या है, क्लियर, तो वहां पे गाड़ी को भगाना क्या हो जाएगा, आसान। तो इसलिए वहां पे क्या हो जाती है, गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो जाती है। इसी तरीके से जब हम इसको क्या करते हैं, डाइल्यूट। डाइल्यूट करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसकी वॉल्यूम को बढ़ा दिया गया है, और जब भी हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा उनके चलने की स्पीड क्या हो जाएगी, तेज। तो कंडक्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज। तो हम लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग, ऑन डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन, हम लिखेंगे ऑन डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जैसे ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस बिटवीन आयंस, आयंस के बीच का डिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर आयंस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ आयन, स्पीड या फिर मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज, वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो कंक्लूजन क्या आ गया, कंडक्टेंस विल इंक्रीज। कंडक्टेंस क्या कर गई, इंक्रीज। कंडक्टेंस विल इंक्रीज। तो ये हमने किसकी बात कर ली, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन की। ये हमने किसकी बात की, जब कंडक्टेंस की बात की। इसके बाद हम बात करेंगे कंडक्टिविटी की, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। अगर डाइल्यूशन के इफेक्ट को स्टडी किया जाए किस पे, कंडक्टिविटी पे, तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा। तो रिजल्ट निकल के आता है, अगर कंडक्टिविटी की हमने बात की थी तो कंडक्टिविटी क्या होती है कि जब भी हम सॉल्यूशन कैसा लेते हैं, सॉल्यूशन अगर हमारे पास कैसा हो, ये सॉल्यूशन है। और कंडक्टिविटी किसके लिए स्टडी की जाती है, जब हम यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे। तो हमने बात कर ली यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम वाला हिस्सा ये था, ये क्या है, यूनिट वॉल्यूम। कंडक्टिविटी हमने बात की थी, जब लेंथ कितनी हो जाए 1 सेंटीमीटर और एरिया कितना हो जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम कितनी होगी 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर वॉल्यूम यूनिट में है तो उसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो अगर बात की जाए कि डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होगा, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। और जैसे ही इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जैसे ही हमने इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, तो पहले जब सॉल्यूशन ऐसे का ऐसे था तो इसमें ग्रीन वाले एरिया में कुछ मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, मान लो 4-5 मॉलिक्यूल से। अब जैसे ही हमने डाइल्यूशन किया, यानी कि वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, तो इनके बीच के डिस्टेंस क्या करेंगे, इंक्रीज। और जैसे ही इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस ग्रीन वाले एरिया से बाहर हो जाएगा। ये भी बाहर, ये भी बाहर। अब कितने बचे, अब ग्रीन वाले एरिया के अंदर सिर्फ कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हैं। यानी कि एक एरिया, ग्रीन वाले एरिया के अंदर अगर पहले 5 मॉलिक्यूल थे, तो वॉल्यूम बढ़ाने से अब कितने बचे, सिर्फ 1 या 2। तो नंबर ऑफ आयंस क्या कर गए, डिक्रीज इन यूनिट वॉल्यूम। अगर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर गए तो उस केस में कंडक्टेंस भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो कंडक्टिविटी क्या कर जाती है, डिक्रीज। तो अगर बात की जाए ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज, इसकी वजह से क्या होगा, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, वो क्या कर गए, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर गए। अगर नंबर ऑफ आयंस ही डिक्रीज कर गए तो कंडक्टेंस क्या कर जाएगी, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज की है, ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन आयंस, क्योंकि डिस्टेंस क्या कर गई, इंक्रीज। अब डिस्टेंस इंक्रीज क्यों की, क्योंकि हमने वॉल्यूम को बढ़ाया है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, डिक्रीज। तो इनके बीच का, आयंस के बीच का डिस्टेंस क्या कर गया, इंक्रीज। आयंस क्या हो गए, कम। नंबर ऑफ आयंस यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, सो कंडक्टेंस विल
फिर कंडक्टिविटी, सो कंडक्टिविटी विल डिक्रीज, कंडक्टिविटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज, कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। तो हम बोल सकते हैं, अब आपके एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन रहेगा कि जब भी हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टेंस क्या करेगी, वो तो इंक्रीज करेगी, और कंडक्टिविटी क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। तो हमने किसका इफेक्ट देख लिया, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। आगे हम बात करें अगर इफेक्ट किस पे, ऑन मोलर कंडक्टेंस। अगर बात की जाए लैम्डा एम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मोलर कंडक्टेंस पे। डाइल्यूशन बढ़ाने पे मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें वो देखना है। लैम्डा एम किसके इक्वल होता है, हमारा कंडक्टिविटी यानी कापा के डिवाइड बाय में मोलरिटी के। अगर सॉल्यूशन की बात करें, हमारा ये सॉल्यूशन था, हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया। अब हमने बात की है कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, और मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज, यानी कि मोलैरिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। मोलैरिटी क्या कर गई, डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बढ़ाने से मोलैरिटी क्या कर गई, डिक्रीज, या फिर हम बेटर वे में बोले कि कंसंट्रेशन घट गई है। अगर कंसंट्रेशन घटेगी तो मोलर कंडक्टेंस, नीचे वाली टर्म घट रही है तो ये वाली टर्म क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डाइल्यूशन बढ़ाने से वॉल्यूम क्या कर गया, वॉल्यूम बढ़ा तो मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन घटी, और अगर कंसंट्रेशन घटी तो मोलर कंडक्टेंस क्या की, इंक्रीज की। बट अगर हम बात करें इस वाले फैक्टर की, कंडक्टिविटी, अब हमने पढ़ा था कि डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है ऑन डाइल्यूशन। ये क्या करती है, घट जाती है ऑन डाइल्यूशन। अगर ये चीज क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो ये क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। तो अब कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है, हमारा जो कंसंट्रेशन वाला फैक्टर है वो क्या कर जाता है, डोमिनेट। तो हम मोलैरिटी फैक्टर ऑफ कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी, वो वाला फैक्टर वो डोमिनेट कर जाता है, विल डोमिनेट ओवर, विल डोमिनेट ओवर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टेंस विल इंक्रीज, वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टेंस भी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। तो ये हमने किसकी बात कर ली, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस। उसके बाद अगर हम बात करें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, अगर बात की जाए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो अब इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे ये भी क्या है, लेमडा ई भी हमारा क्या है, के बाई एन, और एन भी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है, नॉर्मेलिटी भी हमारी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है। तो अगर हम डाइल्यूशन करेंगे यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो नॉर्मेलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, और अगर नॉर्मेलिटी डिक्रीज कर रही है तो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यानी कि कंक्लूजन हमारे पास क्या आ गया, कि जब भी हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे यानी कि वॉल्यूम को क्या कर दिया हमने, इंक्रीज कर दिया, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, और अगर कंसंट्रेशन घट जाएगी तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या कर जाएगी, इंक्रीज, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या कर गई, इंक्रीज। तो अगर बात की जाए कंक्लूजन की, कंक्लूजन क्या आ गया, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अगर बात की जाए पहले कंडक्टेंस की, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी
उसके बाद मोलर कंडक्टेंस यानी लैम्डा एम, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी लैम्डा ई। तो ये क्या की, ये कर गया इंक्रीज, कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज, और ये दोनों भी क्या करेगी, इंक्रीज। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैम्डा एम, लैम्डा ई कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी पे डाइल्यूशन करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये उसका क्या हो जाएगा आंसर, ये 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा डिबाई हक्कल, डिबाई हक्कल ओनसागर इक्वेशन। तो डिबाई हक्कल ओनसागर इक्वेशन की बात की जाए तो ये इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन होती है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी, लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस में बी रूट सी। अब लैम्डा एम क्या है, सबसे पहले हम इसका क्या देखते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर इसको कंपेयर किया जाए किसी इक्वेशन से y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से, तो m क्या आ गया माइनस बी, x क्या आ गया रूट सी, और y क्या आ गया लैम्डा एम, और c क्या आ गया लैम्डा एम इन्फिनिटी। अब c को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंटरसेप्ट, m को क्या बोलते हैं स्लोप, m क्या होता है स्लोप। तो अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा आएगा, y एक्सिस पे क्या लेना होगा, y एक्सिस पे लेते हैं लैम्डा एम, x एक्सिस पे रूट सी, ठीक है। उसके बाद बात करें इंटरसेप्ट, अगर नेगेटिव स्लोप है तो ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा नीचे की तरफ, तो यहाँ आएगा लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो अगर बात की जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बनेगा और ये हमारा किसका बन जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि CH3, COH, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि NaCl, ये सब। अभी पढ़ते हैं कि ये ग्राफ आया कैसे। अगर स्टडी की जाए तो ये ग्राफ कैसे आया होगा, हमने पता है कि डाइल्यूशन बढ़ाने से हमारा मोलर कंडक्टेंस क्या करता है, इंक्रीज। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या हुआ था, डाइल्यूशन बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज किया था, वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या करेगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। और इस तरफ क्या कर रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इस तरफ क्या कर रही है, कंसंट्रेशन घट रही है। अगर इस तरफ कंसंट्रेशन घट रही है यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होता है, कंडक्टेंस बढ़ती है। मोलर कंडक्टेंस क्या करती है, इंक्रीज करती है, जब कंसंट्रेशन क्या करती है, डिक्रीज। इस ग्राफ में अगर इस तरफ क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन क्या कर रही है, हमारी घट रही है। अगर इस तरफ आने पे हमारी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है तो मोलर कंडक्टेंस क्या करेगी, राइज करेगी, यानी कि मोलर कंडक्टेंस विल इंक्रीज। और उस तरफ कंसंट्रेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, उस तरफ जाने पे कंसंट्रेशन क्या कर गई, इंक्रीज, तो मोलर कंडक्टेंस क्या करेगी, डिक्रीज। कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो कंडक्टेंस क्या करेगा, वो भी घटेगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो 100% क्या होते हैं, डिसोसिएट, यानी कि वो 100% क्या होते हैं, आयनाइज। मतलब कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और उसके सॉल्यूशन में कितने मोल्स है, 100 मोल्स है, तो 100 के 100 मोल्स कैटायन और एनायन में क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। बट जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, अगर 100 मोल्स है तो 100 में से सिर्फ 1% या फिर 0.1% मोल्स ही क्या होते हैं, डिसोसिएट, यानी कि 100 है तो उसका 1% कितना हुआ, 1। या अगर 5% की बात करें तो सिर्फ 500 में से 5 मोल्स ही ऐसे होंगे जो डिसोसिएट करेंगे, किसमें, कैटायंस में और एनायंस में। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जब हमने बात की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100 के 100 मोल डिसोसिएट किए, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर 100 ही क्या होंगे, कैटायन, और 100 ही क्या होंगे, एनायन। तो उसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस क्या हुए हैं, इंक्रीज, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो है उसकी कंडक्टेंस क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। उसकी कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट से क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि उसके आयंस क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाती है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, उसके 100% तो डिसोसिएशन होता नहीं, 1%, 0.1%, 2% या फिर 5%, इतने ही आयंस क्या हो पाते हैं, डिसोसिएट हो पाते हैं। तो उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस क्या आएगी, लो आएगी।
अब इस ग्राफ में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन पे का इफेक्ट अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो सोल्यूशन का वॉल्यूम या डिक्रीज करो या इंक्रीज करो, उसकी कंडक्टेंस पे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ग्राफ कैसा आया, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जबकि हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की, वो 100% तो डिसोसिएट होता नहीं, कितना परसेंट डिसोसिएट होता है, 1%, 2% या फिर 5%। तो जब हम उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या होगा, उन आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज, जिसकी वजह से और ज्यादा आयंस क्या करेंगे, और ज्यादा आयंस सॉल्यूशन में डिसोसिएट, मतलब और ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। अगर और ज्यादा डिसोसिएशन बढ़ जाए, थोड़ा सा डिसोसिएशन तो इंक्रीज होगा ही, तो कंसेंट्रेशन के घटा देने से उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कंसेंट्रेशन का घटना ही क्या है, वॉल्यूम का बढ़ना, और वॉल्यूम का बढ़ना ही क्या है, कंसेंट्रेशन का घटना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, डिबाई-हक्केल-ओहन-सागर इक्वेशन की, उसके ग्राफ की बात कर ली। तो लैम्डा एम हमारा यहाँ पे क्या था, लैम्डा एम हमारा था मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन। और हमारा बी क्या था, बी हमारा था डिबाई-हक्केल कांस्टेंट। उसके बाद लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या था, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन। तो ये हमारा क्या था, लैम्डा एम इन्फिनिटी। और सी क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमने किसकी बात कर ली, डिबाई-हक्केल-ओहन-सागर इक्वेशन की। तो ये वाला ग्राफ जो है मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है आपके, और ये वाली इक्वेशन तो इतनी नहीं पूछी जाती, बट ये ग्राफ जरूर प्लॉट करवाया जाता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको आप ग्राफ के थ्रू कैसे समझाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ। तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।